नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। अगले एक घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। मिजोरम विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी। कांग्रेस ने राजस्थान में 43 उम्मीदवारों की दूसरी सूची और छत्तीसगढ़ में 7 प्रत्याशियों की अंतिम लिस्ट जारी की। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी छत्तीसगढ़ में 12 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को करेंगे संबोधित। एक दिवसीय आयोजन में 1000 से अधिक प्रतिभागी होंगे शामिल। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कई पश्चिमी देशों के नेताओं से बात कर हमास से जारी संघर्ष के बारे में दी जानकारी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज पहुंच सकते हैं इजरायल। ऑपरेशन अजय के तहत 2 नेपाली नागरिकों सहित 143 यात्रियों के साथ छठी उड़ान देर रात नई दिल्ली पहुंची। हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यात्रियों का किया स्वागत। खेल की खबरों में चीन के होंगझोऊ में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों की जोरदार शुरुआत। मेंस हाई जंप T63 में शैलेश कुमार ने स्वर्ण और मरियप्पन थंगावेलू ने जीता रजत। वहीं क्लब थ्रो F51 में भारत ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर किया क्लीन स्वीप। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान से। अंक तालिका में 5वें नंबर पर मौजूद पाकिस्तान अपनी स्थिति सुधारने के इरादे से उतरेगा मैदान पर। और आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। मिजोरम के एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। मिजोरम की सभी 40 और छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों में से 20 पर 7 नवंबर को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में एक चरण में होने वाले चुनाव और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 30 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों और छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव, नामांकन पत्रों की जांच पूरी हुई। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी अंतिम सूची रविवार को जारी कर दी है। इस सूची में 7 नामों की घोषणा की गई है। इससे पहले दूसरी सूची में कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था और पहली सूची में 30 नामों की घोषणा की गई थी। कुल मिलाकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपने सभी 90 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। इस सूची में 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। आपने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची में 11 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। कुछ ही दिन पहले आप इस चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर चुकी हैं। आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की ये इस दूसरी सूची में कुल 43 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने इससे पहले शनिवार को अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें 33 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। सभी सीटों पर एक साथ चुनाव होना है।
25 नवंबर को प्रदेश में मतदान होगा और 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही। इसी कड़ी में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व आज प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर के प्रवास पर रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भिंड के प्रवास पर होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अशोकनगर और रतलाम जिले के प्रवास पर होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के इछावर विधानसभा के ग्राम दिवड़िया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दोपहर अशोकनगर के मूंगावली और रतलाम जिले के आलोट विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। ऐसे में अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे कई दिग्गज स्टार प्रचारक अभियान के लिए चुनावी राज्य का दौरा करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 अक्टूबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे, जबकि योगी आदित्यनाथ 28 और 29 अक्टूबर को चुनावी दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा कई अन्य नेता भी प्रचार के लिए यहां आएंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रविवार को 52 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित परिवहन व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इन 5 राज्यों में कुल मतदाताओं में से तकरीबन 1.5% मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1% से अधिक है। आयोग ने कहा कि ऐसे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की मदद के लिए जिला चुनाव अधिकारी स्वयं सेवक नियुक्त करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर प्रवेश के लिए वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार दिव्यांग मतदाता सक्षम ऐप पर व्हीलचेयर सुविधा के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। निर्देशों के अनुसार दृष्टिबाधित व्यक्ति मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर सहयोगी ले जा सकते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अमित शाह NCEL के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही NCEL सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। एक दिवसीय संगोष्ठी में निर्यात बाजारों से जुड़ने के लिए सहकारी समितियों का मार्गदर्शन, भारतीय कृषि निर्यात क्षमता और सहकारी समितियों के लिए अवसर सहित अनेक विषयों पर मंथन किया जाएगा। ये संगोष्ठी सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की गई विभिन्न पहलों पर सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों के एक प्रेजेंटेशन के साथ शुरू होगी। संगोष्ठी के दूसरे भाग में कई विषयों पर तकनीकी सत्र शामिल होंगे, जिनमें निर्यात बाजारों से जोड़ने के लिए सहकारी समितियों को चैनलाइज करने सहित भारत को दुनिया की डेयरी हब बनाना व सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शामिल है। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में 1000 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। संगोष्ठी में सहकारिता से जुड़े हितधारक भी बड़ी संख्या में ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज दिल्ली के विज्ञान भवन में अनुभव पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगे। वे कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार डॉक्टर जितेंद्र सिंह पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एकीकृत पेंशनर्स पोर्टल की भी शुरुआत करेंगे। इस दौरान राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के दूसरे चरण के पोर्टल की भी लॉन्चिंग होगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लंबित पेंशन प्रसंस्करण मामले पर अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने प्रधानमंत्री के आदेश पर मार्च 2015 में
अनुभव पोर्टल लॉन्च किया था। ये पोर्टल सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके सराहनीय कार्यों को प्रस्तुत करने और प्रदर्शित करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली प्रदान करता है। तो अनुभव पुरस्कार 2023 का आयोजन किया जाएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। बात ऑपरेशन अजय की, जिसके तहत छठी फ्लाइट इजरायल से भारतीयों को लेकर भारत वापस लौटी। छठी फ्लाइट में कुल 143 यात्री शामिल थे। इस फ्लाइट से 2 नेपाली नागरिक भी भारत पहुंचे। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते ने यात्रियों का स्वागत किया। ऑपरेशन अजय के तहत छठी फ्लाइट इजराइल से भारतीयों को इवैक्यूएट करके भारत वापस आ चुकी है। इस वक्त हम नई दिल्ली में मौजूद हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और छठी फ्लाइट में जो लोग जो भारतीय इजराइल से वापस आए उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर खुद फगन सिंह कुलस्ते जो मंत्री है हमारे भारत सरकार में, वो यहाँ पर आए। सर, आप खुद यहाँ पर आए हैं, छठी फ्लाइट है ये, अब तक 5 पहले फ्लाइट्स आ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सबका स्वागत करते हैं। हमारी ये छठी फ्लाइट है 143 जो वहाँ से लोग आ रहे हैं इजराइल से, और उन सबके स्वागत के लिए सरकार की ओर से और सरकार के पूरी ईमानदारी के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। और बाकी भी जो लोग आने वाले हैं उनका सब फॉर्मेलिटीज के बाद धीरे धीरे हम उनके हुए यहाँ आने का प्रयास कर रहे हैं और अपने स्वदेश जितने लौट रहे हैं उन सबका हम स्वागत कर रहे हैं। एक तरफ इवैक्यूएशन हो रहा है, दूसरी तरफ आज ह्यूमैनिटेरियन मदद भी गाजा के लिए भेजी गई है इजिप्ट के रास्ते। तो हर तरफ से अगर डिप्लोमेसी की बात की जाए तो हर किसी का ध्यान रखते हुए भारत सरकार कर रही है। देखिए, बराबर प्रधानमंत्री जी इसकी चिंता कर रहे हैं और मुझे और हमारे देश के लिए और विशेष तौर से जो इजराइल से आ रहे हैं जितने भी लोग ऐसे बहुत हुए उन सबके लिए चिंता सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी पूरी तेजी से इसकी देखरेख कर रहे हैं और वो पूरे जिम्मेदारी के साथ इस बात को पूरा कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, चाहे यूक्रेन वॉर हो या फिर अभी जो जिस तरह से तनाव है, हमास और इजराइल के बीच लड़ाई चल रही है, हर कोई भारत की तरफ कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह देख रहा है। क्या लगता है कि कितनी अहम भूमिका रहने वाली है? देखिए, भारत की इन सारी परिस्थितियों को आपने पिछले समय भी देखा है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में भारत की बहुत भूमिका है इसको लेकर के। और जहां जहां पर इस प्रकार की भी स्थिति है और जितना सहयोगात्मक भारत की ओर से हम मदद कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ये पहली बार इस प्रकार के अनुभव आ रहे हैं देश के अंदर कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ में हमारे जो आपस के परस्पर संबंध है उसको भी और थोड़ा मजबूत करने का प्रयास हम सब कर रहे हैं भारत की ओर से। धन्यवाद।
न सिर्फ भारतीय बल्कि जो हमारे मित्र देश है उनके कई सारे नागरिकों को भी ऑपरेशन अजय के तहत इवैक्यूएट किया गया है, इजराइल से भारत लाया गया है और उसके बाद वो अपने अपने देश वापस जा रहे हैं। तो ये छठी फ्लाइट थी। आगे जिस तरह से देखा जा रहा है जितनी भी भारतीयों को इजराइल से आने में मदद की जरूरत होगी उनको वापस लाया जाएगा। कैमरामैन नवीन के साथ मैं अक्षय डोंगरे, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की शिक्षक उषा दुबे के चलते फिरते पुस्तकालय का जिक्र किया था। उषा दुबे ने कहा कि इससे कार्य करने का उत्साह उनका कई गुना बढ़ गया है। अब हमारे चलता फिरता पुस्तकालय के छोटे से प्रयास का जिक्र हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी किया था। वह दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था और मुझे अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा मिली। हम जैसे छोटे से गांव में रहने वाले एक शिक्षक के प्रयासों की सराहना अगर देश के मुखिया करें तो वास्तव में कार्य करने का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में दिल्ली के एक लैब टेक्नीशियन प्रकाश कांडपाल से बातचीत की थी, जिन्होंने कोरोना काल में सराहनीय कार्य किया था। प्रकाश कांडपाल ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में लैब टेक्नीशियन के कार्यों की सराहना होने से उन्हें काफी खुशी मिली है। व्यक्तिगत रूप से इस मन की बात कार्यक्रम ने मुझे काफी यश और सम्मान मिला। न केवल मुझे, मेरे परिवार के लोग भी इस पल से गौरवान्वित महसूस करते हैं। कईयों जगह से मुझे विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। केवल मन की बात कार्यक्रम ही उनका एक जरिया था। लैब टेक्नीशियन के योगदान को सम्मान दिया, वह सराहा। मैं उस चीज़ के लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे इस काम को, काफ़ी लोग परिचित भी नहीं हैं, वो भी अब हमारे योगदान को पहचानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। देशवासी नमो ऐप या माईगव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि का आज 9वां और अंतिम दिन है। आज महानवमी के दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जा रही है। माता के इस स्वरूप की पूजा से मुक्ति, मोक्ष और समस्त सिद्धियां मिलती हैं। नवरात्रि पर्व की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि की इन दोनों ही तिथियों पर कन्या पूजन किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी तिथि पर तो कुछ लोग नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ मां की आराधना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा करने से धन, बल, यश के साथ सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवमी के उपलक्ष्य में देश भर के मंदिरों में मां के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता सुबह से ही लग गया है। मंदिरों में माता की आरती की जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी महानवमी बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। छतरपुर और कालकाजी मंदिर में सुबह सवेरे से ही भक्तों का तांता लगने लगा। तो शारदीय नवरात्रि का आज 9वां और अंतिम दिन है। दिल्ली समेत देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुट रही है। तो आइए महानवमी के इस अवसर पर हम दूरदर्शन न्यूज़ के तमाम दर्शकों को लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली के बेहद प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता चंद्रशेखर। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को झंडेवाला मंदिर के दर्शन कराएं। क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही है वहां पर? किस तरह से आज वहां पर देवी को सजाया गया है और लोग उनके दर्शन कर रहे हैं? जय, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं कि किस प्रकार से अभी दर्शन हो रहे हैं और क्या खास सज्जा कराई गई है। देवी के सिद्धिदात्री रूप का आज चिंतन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं और धन धान्य ऐश्वर्य आरोग्य को देने वाली माँ हैं। और इसमें
आज मान के चलिए कि क्योंकि आज 9वां दिन है, अंतिम दिन है नवरात्र का, तो आज बड़े इमोशनल होकर के भी जो है दर्शन लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ये समय, ये पल जो है, ये क्षण जो है, वो अब 1 साल बाद इन लोगों को ये देखने को मिलेगा। वो जो सिद्धि, जो साधना लोग करते आए हैं 9 दिनों तक, वो सिद्धिदातना अब वो एक सफलता की तरफ आगे बढ़ रही है। और मैं दूसरी तरफ आपको दिखाऊं कि यहाँ पर देखिए भक्त लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। सुबह 4 बजे से आने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं कितना स्नेह, कितनी जो ममता है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है माँ के लिए, और लगातार यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये यहाँ पर अलग अलग देवी के जो है 9 रूप यहाँ पर बनाए गए हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। माँ वैष्णो देवी का भी एक प्रतिमूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई थी, तो उसका भी दर्शन लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अगर आप ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुन पा रहे हो, तो यहाँ से खेतरी यानी कि जो माँ को चढ़ाई जाती हैं, उनका यहाँ से विसर्जन के लिए उनको ले जाया गया है। क्योंकि आज 9वां दिन है, तो विसर्जन का एक महात्म्य है, तो वो पूरा करने के लिए यहाँ से ले जाया गया है। सुबह से जो भक्तगण हैं वो लगातार इस तरीके से आ रहे हैं, उनका टीका लगाया जा रहा है और उसके बाद फिर वो दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। तो जया, फिलहाल अभी ये जो स्थिति है वो यहाँ पर लगातार ऐसे ही बनी रहेगी और ये 12 बजे तक, आज रात तक ये सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। बिल्कुल चंद्रशेखर, नवरात्रि का 9वां दिन है आज। सभी अपने उपवास को खोलते हैं, अपने फास्ट खत्म करते हैं। झंडे वाला जो देवी के मंदिर है उसकी बहुत मान्यता है। दिन भर वहाँ पर जगरातों का, चौकियों का दौर रहता है, भंडारे आयोजित किए जाते हैं। किस तरह से आपको लग रहा है कि जो 9 दिन थे, आज उनका समापन वहाँ पर तमाम लोग करते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग लोगों की सोच है, वो किस प्रकार से यहाँ पर माता को मानते हैं। उस तरफ दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक कृष्ण की चरण पादुकाएं बनाई हुई हैं, तो वहाँ पर भी लोग आकर के अपने दर्शन कर रहे हैं और उन चित्रों को भी सजोना चाह रहे हैं यहाँ पर। और आज क्योंकि आज 9वां दिन था, तो निश्चित तौर पर कंजका पूजन भी हर घर में किया जाता है। तो वहां से पूजन करने के बाद लोग हर्षोल्लास के साथ, उनके चेहरे पे आप देख सकते हैं कितनी खुशी है कि 8 दिन का जो तप था वो संपन्न हुआ। अब 9वां दिन जो है, उस दिन वो उन्होंने इसका पारायण किया और अब वो अब जिस प्रकार से वो, आप जानते हैं कि लहसुन प्याज का भी सेवन वर्जित होता है और अलग अलग प्रकार से लोगों की जो मान्यताएं हैं उसका वो अनुपालन करते हैं। एक नियम होता है एक साधना का, क्योंकि ये साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। तो ये साधना जब पूर्ण होने के बाद अब वो काफी प्रसन्नता उनके चेहरे पर दिख रही है और वो धन्यवाद करने आ रहे हैं कि इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य आपने हमें 8 दिन तक दिया इस पूजा का अनुष्ठान को करने का। और आज 9वां दिन है। आज का दिन भी साधक जो है वो पूरा दिन ही साधना करते हैं, लेकिन जो व्रत की जो महिमा है उसका समापन जो है वो आज हो जाता है। कल दशहरे का दिन है और आज जागरण का भी विधान इसमें है कि आज जो 10वां दिन होता है उसमें जागरण का विधान होता है। तो जागरण की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर जया है वो पूरी तरह से की गई है। भंडारे का भी आयोजन किया गया है। जो भोग माता को लगाया जाता है, हर दिन अलग अलग भोग लगाने का विधान है, अलग अलग वेश सज्जा का भी विधान है। तो उस तरीके से यहाँ पर भंडारा का भी आयोजन किया जाता है। कल भी कंजका पूजन यहाँ पर हुआ था, आज भी यहाँ पर कंजका पूजन हुआ है। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर सुचारू रूप से चलाई जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर हमसे जुड़ने के लिए और झंडे वाला मंदिर के दर्शन कराने के लिए हमारे दर्शकों को। तो आइए अब राजधानी दिल्ली से लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर महाअष्टमी के अवसर पर महिलाओं ने धनुची नृत्य किया। ये नवरात्रों में दुर्गा पूजा पंडालों में महानवमी में किया जाने वाला नृत्य है, जिसकी शुरुआत सप्तमी से ही हो जाती है। महिलाओं से लेकर पुरुष तक इस नृत्य को करते हुए देखे जा सकते हैं। धनुची को कभी हाथों में लेकर तो कभी दांतों से दबाकर डांस के साथ साथ करतब दिखाते हुए भी आपको लोग मिल जाएंगे। दुर्गा पूजा के दौरान इस नृत्य की परंपरा आज से नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही है। माना जाता है कि धनुची नृत्य असल में शक्ति का परिचायक है और इसका संबंध महिषासुर के वध से भी जुड़ा हुआ है। पुराणों में जिक्र है कि अति बलशाली महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने माँ दुर्गा की पूजा उपासना की थी और माँ ने महिषासुर के वध से पहले अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए यही धनुची नृत्य किया था।
तब से लेकर आज तक ये परंपरा जारी है। पूजा पंडालों में सप्तमी से ये नृत्य शुरू हो जाता है और अष्टमी व नवमी तक चलता है। देश भर में रही नवरात्रे और दुर्गा पूजा की धूम। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। देश से निर्यात बढ़ाने के लिए न सिर्फ केंद्र सरकार की नीतियां बल्कि अलग अलग क्षेत्रों की पहल भी नजर आने लगी है। वहीं कोऑपरेटिव क्षेत्र में भी निर्यात के अवसरों को देखते हुए नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्टर्स लिमिटेड की स्थापना सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रही है। मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ देश लगातार आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में फॉरेन ट्रेड में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब से पहले हमें कई उत्पादों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। हम इंपोर्ट ज्यादा करते थे और एक्सपोर्ट कम, जिस वजह से ट्रेड डेफिसिट में तो इजाफा होता ही था, साथ ही करंट अकाउंट डेफिसिट में भी इजाफा होता है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। ये नया भारत है जो इंपोर्ट की निर्भरता को कम करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में कोऑपरेटिव सेक्टर यानी सहकारी क्षेत्र की बात की जाए तो ये क्षेत्र बड़ी भूमिका निभाता नजर आ रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर फायदा होगा। केंद्र सरकार की इस योजना में दूर दराज के गांव भी शामिल हैं। इनमें सहकारी समितियों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की निर्यात सहकारी समिति की स्थापना मोदी सरकार के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड यानी NCEL का उद्देश्य देश की भौगोलिक सीमाओं से परे व्यापक बाजारों तक पहुंच बनाकर भारतीय सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध अधिशेष के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना है। NCEL अपने राजस्व को लगभग 2160 करोड़ रुपए के मौजूदा स्तर से 2025 तक दोगुना करने के लक्ष्य के साथ बड़ी संख्या में सहकारी समितियों का नामांकन करके कृषि और समृद्ध गतिविधियों के साथ साथ हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं को भी सम्मिलित करता है। NCEL विश्व बाजार की मांग के अनुसार बेहतर मुनाफे की स्थिति की जानकारी प्रमुख सहकारी क्षेत्रों को उपलब्ध कराएगा। वैश्विक मांग वाली इन वस्तुओं की पहचान से न केवल मुनाफे में बढ़ोतरी होगी बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा भी आएगी। वहीं आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड द्वारा नई दिल्ली में आयोजित सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करेंगे, जिसमें अमित शाह NCEL के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का लोकार्पण और NCEL सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। एक दिवसीय संगोष्ठी में निर्यात बाजारों से जुड़ने के लिए सहकारी समितियों का मार्गदर्शन, भारतीय कृषि निर्यात क्षमता और सहकारी समितियों के लिए अवसर सहित अनेक विषयों पर मंथन किया जाएगा। देश में चल रही 5 बड़ी सहकारी समितियां इफ्को, क्रबको, नेफेड, NCDC और अमूल ने NCEL को प्रमोट किया है। ऐसे में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए सहकारिता प्रमुख भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
बात करते हैं मेक इन इंडिया की। स्वदेशीकरण और घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल ने गति पकड़ ली है। इस परियोजना के तहत मेक इन इंडिया योजना ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बदल दिया है। सरकार का लक्ष्य स्टार्टअप और एमएसएमई के समर्थन के साथ 2025 तक रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में 25 अरब डॉलर का कारोबार हासिल करना है, जिससे रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होंगे। आत्मनिर्भर भारत भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। ये परियोजना अधिकतम स्वदेशीकरण पर जोर देती है और बाजार में भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देती है। इस परियोजना के तहत भारत सरकार ने मेक इन इंडिया योजना शुरू की, जो भारत में विनिर्माण इकाइयों और संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करते हुए निर्यात को बढ़ावा देना है। मेक इन इंडिया के 25 क्षेत्रों में से एक भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भारत ने जब आयात किए जाने वाले रक्षा उपकरणों को अपने ही देश में बनाने के लिए मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र पर फोकस किया, तो नतीजे जमीन पर नजर आने लगे। भारत रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं बल्कि निर्यातक बन गया। पिछले वित्त वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात अपने उच्चतम स्तर 16,000 करोड़ रुपए पर रहा, जो कि 2016-17 के बाद से 10 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज कर रहा है और निवेश का एक आकर्षक अवसर बन रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय रक्षा निर्यात में 334% की वृद्धि हुई है। 2014 से पहले के 15 सालों में जितना निवेश एरोस्पेस सेक्टर में हुआ, उसका 5 गुना बीते 8-9 वर्षों में हो चुका है। आज हम अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार तो दे ही रहे हैं, बल्कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 2014 की तुलना में कई गुना ज्यादा हो गया है। भारत सरकार ने रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए फोकस क्षेत्र बताया है और 2025 तक 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार हासिल करने के लक्ष्य तय किए हैं। भारत में लगभग 194 रक्षा तकनीक स्टार्टअप्स हैं, जो देश के रक्षा प्रयासों को सशक्त बनाने और समर्थन करने के लिए नवीन तकनीकी समाधान तैयार कर रहे हैं। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के लिए स्टार्टअप और एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 1,500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इससे करीब 2 से 3 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। भारत सरकार देश के भीतर रक्षा उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। स्वदेशी उपकरणों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने उनकी एक सूची जारी की है, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए इन वस्तुओं को बनाने की अनुमति प्राप्त करना आसान हो गया है। साथ ही एफडीआई से विदेशी कंपनियों का भारतीय रक्षा उद्योग में निवेश सरल बनाया गया है। भारत के पास एक बड़ा रक्षा उद्योग है और रक्षा क्षेत्र के लिए करीब 6 लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। रक्षा क्षेत्र में लगातार आती तकनीकी उन्नति और सरल सरकारी नीतियां इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षक बनाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सितंबर में बेरोजगारी दर अगस्त की 8.1% से घटकर 7.1% हो गई है। ग्रामीण और शहरी दोनों की जगहों पर बेरोजगारी दरों में कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक संगठित क्षेत्रों में वर्ष 2020 के सितंबर माह के बाद रोजगारी की सबसे अच्छी स्थिति दिख रही है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल को एक व्यापक मंच में विस्तारित करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की योजना बनाई है, जो फसलों से परे तालाब, ट्रैक्टर, पशुधन और ताड़ के पेड़ जैसी संपत्तियों को शामिल करने के लिए बीमा कवरेज का विस्तार करेगा। इस बीमा के माध्यम से किसानों को फसल बीमा के लिए नामांकित कर गैर सब्सिडी वाली योजनाओं के लिए 4 करोड़ किसानों को लाभ पहुँचाया जाएगा।
वित्त मंत्रालय घाटे में चल रही 3 बीमा कंपनियों में चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में पूंजी डालने पर विचार करेगा। इन कंपनियों में पूंजी उनके चालू वित्त वर्ष के पहले 9 माह के प्रदर्शन के आधार पर डाली जाएगी। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल तीनों कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के कारोबार के बजाय मुनाफे पर ध्यान देने और सिर्फ अच्छे प्रस्तावों को स्वीकार करने की सलाह दी थी। वित्त मंत्रालय इस वित्तीय वर्ष में ग्रामीण नौकरी गारंटी योजना के लिए लगभग 28,000 करोड़ से अधिक आवंटित कर सकता है, जो अनुदान के बजट 60,000 करोड़ से अधिक होगा। मनरेगा योजना के तहत काम की मांग ने प्रारंभिक अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है, जिससे बजट में वृद्धि करने की जरूरत सामने आई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। दोनों कंपनी ने अपने पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाए हैं, जिसके दंड स्वरूप यह जुर्माना लगाया गया। सीपीसीबी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पर 1 करोड़ और बीपीसीएल पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। महामारी से पैदा हुई चुनौतियों के बीच मौद्रिक नीति ढांचे के तहत उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों से भारत के नागरिकों के बीच विश्वास पैदा हुआ। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी BIS द्वारा जारी एक रिपोर्ट में ये कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अग्रिम दिशा निर्देश मुहैया कराने से इतर रिजर्व बैंक ने उठाए गए कदमों की वजह से पारदर्शी तरीके से समझाने के लिए संचार चैनलों का इस्तेमाल किया, जिससे महंगाई दर को नियंत्रित करने में सफलता मिली और आम जनता में विश्वास और भरोसे का संचार हुआ। सीबी ने नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने पर शेयर बाजार सलाहकार फर्म वेथलाइट ग्लोबल के मालिक मोहित मगनानी को शेयर बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने उन पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए मानक चार्जिंग नियम लाने की तैयारी कर रही है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच सरकार ने कदम उठाने का निर्णय लिया है। इस कदम का लक्ष्य ईवी उद्योग में एक समान मानक निर्धारित करना है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसके अनुसार देश में सभी प्रकार के ईवी के लिए एक जैसे चार्जिंग मानक बनाए जाएंगे। दूसरा विकल्प 2 मानक तैयार करना है, जिनमें एक 2 पहिया एवं तिपहिया के लिए और दूसरा 4 पहिया वाहन के लिए होगा। जानकारी के मुताबिक ज्यादातर लोग दूसरे विकल्प पर जोर दे रहे हैं। कैसीनो फर्म डेल्टा कॉर्प के खिलाफ 628 करोड़ रुपए जीएसटी की मांग आदेश पर सिक्किम हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि सरकार ने अभी तक कंपनी के खिलाफ करीब 23,000 करोड़ रुपए की कुल जीएसटी की मांग की है। इसमें डेल्टा कॉर्प समूह के कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय के लिए भुगतान नहीं किए गए कर शामिल हैं। और आइए अब खबर इजराइल हमास संघर्ष से जुड़ी हुई। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों के कई नेताओं से टेलीफोन पर बात की। फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड के नेताओं के साथ हुई बातचीत में उन्होंने हमास से जारी संघर्ष के बारे में जानकारी दी। नेतन्याहू ने हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को खत्म करने के लिए लोगों की एकता और दृढ़ संकल्प के बारे में बताया और कहा कि हमास पर इजराइल की जीत पूरी दुनिया के लिए एक जीत होगी। उन्होंने हमास के क्रूर आतंकवाद के खिलाफ इजराइल का समर्थन करने के लिए नेताओं को धन्यवाद दिया। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के आज इजराइल पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे के मंगलवार को इजराइल पहुंचने की खबर है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच गाजा तक राहत सामग्री पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। भोजन, पानी और दवा लेकर राहत सामग्री का दूसरा काफिला गाजा पहुंच गया है। इससे पहले शनिवार को पहली बार सहायता सामग्री लेकर ट्रक गाजा में दाखिल हुए थे, जिसमें ताबूतों और दवाइयों के साथ कई सामग्री थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वे गाजा के अस्पतालों को चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मिस्र और फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के साथ काम कर रहा है। और दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस में कल इजरायली हवाई हमला हुआ। नव विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए लगाए गए एक शिविर पर यह हमला हुआ। हताहत हुए लोगों में बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं हैं। इजरायल ने गाजा के उत्तरी भाग के 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपनी सुरक्षा के लिए दक्षिण की ओर जाने का आग्रह किया है। इजरायल द्वारा किया जा रहा यह हमला हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इजरायल पर किए गए घातक हमले की जवाबी कार्रवाई है। इजरायल ने संभावित भूमि घुसपैठ से पहले गाजा से सटी सीमा पर बड़ी संख्या में हथियारों और सैनिकों को तैनात किया है।
और गाजा पट्टी से शुरू हुआ हमास और इजराइल के बीच का संघर्ष अब वेस्ट बैंक तक पहुंच चुका है। वेस्ट बैंक के एक मस्जिद के नीचे हमास के आतंकवादियों के छिपे होने की खबर के बाद इजरायली एयरफोर्स ने हवाई हमला किया। हवाई हमले के बाद मस्जिद खंडर में तब्दील हो गई। हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से जारी तस्वीरों में मस्जिद के नीचे एक एंट्री गेट और कई हथियार नजर आ रहे हैं। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि मस्जिद के नीचे हमास के वैसे आतंकवादी छिपे थे जिन्होंने कुछ दिन पहले इजराइल पर हमले में बड़ी भूमिका निभाई थी। और हमास के नियंत्रण वाले गाजा क्षेत्र में छापेमारी अभियान के दौरान एंटी टैंक मिसाइल के चपेट में आने से एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेविड हगारी ने एक बयान में कहा कि हमास द्वारा बंदी बनाए गए और लापता लोगों की खोजबीन के दौरान इजरायली सैनिकों को हमास ने निशाना बनाया। इजराइल और हमास में जारी संघर्ष का आज 17वां दिन है। संघर्ष के मैदान से हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह पल पल की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक जारी संघर्ष में क्या क्या हुआ है, ये जानने के लिए आइए देखते हैं संवाददाता अमृतपाल सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग का आज 17वां दिन है और जंग थमने का नाम नहीं ले रही, इनफैक्ट और इंटेंसिफाई हो गई है। सारी रात संडे की रात को इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर बॉम्बिंग करता रहा, एयर स्ट्राइक्स करता रहा। इजराइल ने पब्लिकली अब ये कह दिया है कि हम अपनी मिलिट्री कैंपेन और तेज कर देंगे। उनके इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि वो जल्द ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट करेंगे। और वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल लेबनान के साथ जो बॉर्डर है उसका दौरा किया और अपने ट्रूप से मुलाकात की। उन्होंने धमकी दी हिजबुल्लाह को कि अगर आप एक वॉर फ्रंट इजराइल के साथ खोलते हैं तो इसके भयानक परिणाम होंगे। वहीं हिजबुल्लाह भी लगातार इंटरमिटेंट फायरिंग कर रहा है, जो इजराइल रिस्पॉन्ड कर रहा है। साथ बॉर्डर के साथ लगते इलाके, उनके गांव, इजराइल में इजरायली गांव, इजरायली शहर खाली करवा लिए गए हैं। लोगों को बड़े शहर जैसे टेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा में मूव कर दिया गया है। सबसे बड़ा खतरा इसका, अगर हिजबुल्लाह इस जंग में कूदता है, वो दूसरा वॉर फ्रंट का तो है ही, उसके साथ साथ ये भी खतरा है कि जंग एस्केलेट कर जाएगी, रीजनल एस्केलेशन हो जाएगी और प्लेयर्स आएंगे। कल हमने देखा कैसे सीरिया के 2 एयरपोर्ट्स पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की और उनको उड़ा दिया, दमिश्क और एलेप्पो। इजराइल का कहना है कि वहां से हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाए जा रहे थे। तो अब रीजनल एस्केलेशन का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, यरूशलेम। तो लगातार अमृतपाल सिंह बने हुए हैं संघर्षरत इलाके में और लगातार एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स भेज रहे हैं डीडी न्यूज के लिए। और महंगाई और विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहे अर्जेंटीना में संपन्न हो रहे राष्ट्रपति चुनाव में रविवार को कंजर्वेटिव पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पैट्रिसिया बुलरिच ने मतदान किया। इस चुनाव में वित्त मंत्री सर्जियो मस्सा और माइली को बुलरिच के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि माइली के चुनाव में सक्रिय रूप से आ जाने और वोटों के विभाजन के बाद अब तक राष्ट्रपति चुनाव में टॉप 3 दावेदारों में शामिल अर्जेंटीना के पूर्व सुरक्षा मंत्री पिछड़ते नजर आ रहे हैं। और वनडे क्रिकेट विश्व कप में भारत ने लगातार 5वीं जीत हासिल कर ली है। धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया 10 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। विराट कोहली ने जहां 95 रन की शानदार पारी खेली, वहीं मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेने में सफलता पाई। आईसीसी विश्व कप में जीत के रथ पर सवार भारत और न्यूजीलैंड की टीम रविवार को जब धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर उतरी तो दोनों की नजर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करने पर थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। सिराज ने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए तीसरे ओवर में ड्वेन कॉनवे को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच कराया। इसके बाद प्रतियोगिता में अपना पहला मैच खेल रहे मोहम्मद शमी ने विल यंग को बोल्ड करके टीम को दूसरी सफलता दिलवाई। इसके बाद आए सचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल ने न्यूजीलैंड की पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने रन बनाने का सिलसिला बरकरार रखते हुए तीसरे विकेट के लिए 159 रन की साझेदारी की।
रचिन रविंद्र 87 गेंद में 75 रन बनाकर आउट हुए। रचिन को मोहम्मद शमी ने शुभमन गिल के हाथों कैच कराया। कुलदीप ने इसके बाद टॉम लाथम को 5 और ग्लेन फिलिप्स को 23 रन पर आउट करके भारत को 2 और सफलता दिलवाई। एक छोर पर विकेट गिर रहे थे तो वहीं मिचेल ने दूसरे छोर पर रन बनाने का सिलसिला जारी रखते हुए अपना शतक पूरा किया। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की पारी को 273 रन पर समेट दिया। न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिचेल ने सर्वाधिक 130 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड से मिले 274 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अच्छी शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 11 ओवर में 71 रन जोड़े। हालांकि फर्ग्यूसन ने इस साझेदारी को तोड़ने में सफलता पाई। रोहित शर्मा 46 रन बनाकर और शुभमन गिल 26 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कोहली ने पहले श्रेयस अय्यर और फिर केएल राहुल के साथ पारी को संभालने की कोशिश की। श्रेयस अय्यर ने तेजी से 29 गेंद में 33 रन की पारी खेली। वहीं केएल राहुल 27 रन बनाकर मिचेल सेंटनर का शिकार बने। सूर्य कुमार यादव 2 रन बनाकर रन आउट हुए। इसके बाद कोहली और जडेजा ने रन बनाने का सिलसिला बरकरार रखते हुए भारत को जीत के करीब ला दिया। विराट कोहली ने शानदार पारी खेली। वो 5 रनों से शतक से चूक गए और 95 रन बनाकर आउट हुए। जडेजा ने चौका लगाकर टीम को 4 विकेट से जीत दिलवाई। वो 39 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के साथ भारत ने प्रतियोगिता में अपने अजेय सिलसिले को बरकरार रखते हुए 5 मैचों में 10 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। महाअष्टमी के दिन मिली ये जीत यादगार रही 2 कारणों के लिए। पहली बार 2019 विश्व कप का धोनी के कप्तानी में मिली हार का बदला आज भारत ने लिया और लगभग 2 दशक बाद भारत ने न्यूजीलैंड को आईसीसी प्रतियोगिता में हराया। कैमरामैन सेंथिल कुमार के साथ अनिल थॉमस, डीडी न्यूज, धर्मशाला। और टीम इंडिया की इस जीत से फैंस काफी खुश नजर आए। स्टेडियम के बाहर संवाददाता अनिल थॉमस से बातचीत में फैंस ने उम्मीद जताई कि टीम इंडिया अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए खिताब भी जीतने में सफल रहेगी। आज की जीत में अच्छा लगा। मैच हम लोग नेपाल से आए हुए मैच देखने के लिए न्यूजीलैंड इंडिया का धर्मशाला में, और अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हम लोग। बस थोड़ा सा मिसिंग हो गया, विराट कोहली की सेंचुरी नहीं पुग पाई, थोड़ा सा इसके लिए दुख हो गया। टूर्नामेंट की जीत हमेशा यादगार रहती है, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी हिस्टोरिक जीत थी। मोहम्मद शामी अपना पहला ही मैच खेल रहे थे, 5 विकेटें ली और जो न्यूजीलैंड टीम को 273 पे रिस्ट्रिक्ट किया, जो कि लग रहा था एक टाइम पे 300 पार कर देंगे, उससे टीम का मनोबल और बढ़ा। टॉस जीत के पहले फील्डिंग की उन्होंने, बिकॉज बाद में ड्यू फैक्टर होता है, उसका बेनिफिट इंडिया को मिला। फिर बॉलिंग में शमी ने 4 विकेट लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी। शमी ने 5 विकेट लिए, राइट 5 विकेट्स लिए। फिर जब बैटिंग आई इंडिया की, फैंटास्टिक बैटिंग बाय रोहित स्टार्ट फैंटास्टिक स्टार्ट बाय रोहित, देन फिर विराट ने जो कंटिन्यू किया, इट्स रियली गुड। Yeah, I think it was a big win because, of course, New Zealand and India were both unbeaten. So it's a big win for us, and I think this seals the tournament in our favor. Should be another trophy for us. I think the most important thing is that we have qualified for the semi-finals, and I was expecting Virat to hit the century, but the win for the team is better. इस समय जो है भारत का जो प्रदर्शन रहा बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छी वादियों में हम लोगों ने मैच देखा, बहुत ज़्यादा आनंद लिया मैच का। मैच जो है पहली बॉल से लास्ट तक बहुत ही अच्छा लगा। मैच में एक्स फैक्टर रहा सैमी का कमबैक, जो उसने 5 विकेट लिए, बहुत अच्छा रहा। उसे तो पहले मैच से खेलना चाहिए था, और टीम का संतुलन काफ़ी कुछ कम हुआ है। हार्दिक के जाने थे, जब हार्दिक आ जाएगा तो टीम का संतुलन बहुत बेहतर हो जाएगा। खास बात सबसे बड़ी है, अभी तक 5 में 5 अल्टीमेट अचीवमेंट। We are going forward towards semi-final and final. इंडिया जीतेगा जीतेगा जीतेगा। तो विराट कोहली शॉट की क्या वो किस तरह के मास्टर क्लास पीस है, एंड आज उन्होंने अपनी एक और इनिंग्स ऐसी दिखाई है, एंड इट विल बी लाइक वी आर वेरी श्योर बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, एंड वी आर वेरी श्योर he will make more than 50 hundreds in this World Cup only. और आईसीसी विश्व कप में आज पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान से चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों को सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। टूर्नामेंट में अब तक पाकिस्तान ने 4 में से 2 मुकाबले जीतने में सफलता पाई है और वो अंक तालिका में 5वें नंबर पर मौजूद है, जबकि अफगानिस्तान सिर्फ 1 जीत के साथ टेबल में 10वें यानी कि आखिरी स्थान पर काबिज है।
दोनों टीमों के बीच 7 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें पाकिस्तान ने सभी में जीत दर्ज की है। ऐसे में अफगानिस्तान के लिए इस रिकॉर्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा। हालांकि अफगानिस्तान की टीम टूर्नामेंट में गत विजेता इंग्लैंड को हराकर एक बड़ा उलटफेर कर चुकी है, जिसके चलते पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान को हल्के में लेना मुश्किल हो सकता है। और चीन में आज से एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ी अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे। और आज खेलों के पहले दिन ही भारत ने कई स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करता वो दिखाई दिया है। भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी, टेबल टेनिस और साइकिलिंग की स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। एथलेटिक्स का आज फाइनल भी होगा। और स्वस्थ रहने के लिए सही पोषण की आवश्यकता होती है। मिनरल्स यानी कि खनिज हमारे लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। शरीर को विभिन्न प्रकार के खनिज की जरूरत क्यों होती है और किन खाद्य पदार्थों से पर्याप्त मात्रा में खनिज प्राप्त हो सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। शरीर को स्वस्थ रखना तभी संभव है जब पोषक तत्वों से भरपूर आहार का संतुलित मात्रा में सेवन किया जाए। बेहतर स्वास्थ्य के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मिनरल्स यानी खनिज शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। आयरन, कैल्शियम और जिंक जैसे जरूरी मिनरल्स की आवश्यकता शरीर को होती है। किन प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल कर मिनरल्स की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है, ये जानना जरूरी है। मिनरल्स या खनिज तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे आहार में इनकी बहुत छोटी सी मात्रा भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से बचाने में सहायक होती है। कुछ मेजर मिनरल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम वगैरह शरीर में एनर्जी के प्रोडक्शन में यानी ऊर्जा की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सेल्स की फंक्शनिंग में, बोन्स, मसल्स और नर्व्स को बनाए रखने में मदद करते हैं। कुछ मिनरल्स जैसे कि आयरन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जिंक, कॉपर, सिलीनियम वगैरह बीमारियों से बचाने में शरीर की मदद करते हैं। आयोडीन हमारे फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होती है, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए इम्पोर्टेंट होती है। खनिज हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि ये हड्डियों, मांसपेशियों, हृदय और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त खनिज हमारे शरीर में एंजाइम्स और हार्मोन्स को बनाने की प्रक्रिया में भी सहायक भूमिका निभाते हैं। हमारे आहार में बहुत तरह के सोर्सेज हैं मिनरल्स के, जैसे कि अनाज, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज हैं। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जैसे कि अंडा, मीट, सब्जियां और फल, ड्राई फ्रूट्स, ये सब मिनरल्स के अच्छे सोर्सेज हैं। जो खास बात हमें जाननी चाहिए वो ये है कि जितना संतुलित आहार जो हम लेते हैं एक दिन में, वो हमारे मिनरल्स की सारी जरूरतों को पूरा कर देता है और कोई भी सप्लीमेंटेशन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं होना चाहिए। शरीर में खनिज तत्वों की कमी कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। हर समय थकान महसूस होना, ठंड लगना या फिर बार बार संक्रमण होना जैसी समस्याएं भी इसकी वजह से हो सकती हैं। शरीर में मिनरल्स की संतुलित मात्रा कई शारीरिक समस्याओं को दूर रखने में सहायक हो सकती है। आवश्यक है कि अपने आहार में उन खाद्य पदार्थों को शामिल करें जिनसे आपको भरपूर मात्रा में खनिज प्राप्त हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो अपने खान पान का रखे ख्याल। और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की आज 100वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको नमन किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि आज बहुत खास दिन है। आदरणीय राजनेता भैरव सिंह शेखावत जी की 100वीं जयंती है। भारत उनके अनुकरणीय नेतृत्व और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रयासों के लिए हमेशा उनका आभारी रहेगा। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पूरे राजनीतिक क्षेत्र के साथ अन्य सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा पसंद किया जाता था।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भैरव सिंह शेखावत के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अन्य संदेश में लिखा कि 2001 में मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना और 1 साल बाद भैरव सिंह जी भारत के उपराष्ट्रपति बने। मैं भाग्यशाली था कि मुझे उन वर्षों के दौरान उनका निरंतर समर्थन प्राप्त हुआ। उन्होंने 2005 के वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन की शोभा बढ़ाई थी, जिसके दौरान उन्होंने गुजरात में हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की थी। उन्होंने मेरी लिखी एक किताब आंख आ धन्य छे का विमोचन भी किया था। और प्रधानमंत्री मोदी ने पुस्तक विमोचन के उस कार्यक्रम की तस्वीर भी साझा की। तो प्रधानमंत्री ने भैरव सिंह शेखावत के साथ अपने एसोसिएशन को यहां पर साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कहा कि आज हम अपने राष्ट्र के लिए भैरव सिंह जी के दृष्टिकोण को साकार करने और ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं कि प्रत्येक भारतीय सम्मान का जीवन जीने के साथ साथ भारत के विकास को रोशन करने और समृद्ध करने के कई अवसर प्राप्त करे। तो भैरव सिंह शेखावत के साथ बिताए गए लम्हों को यहां पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर अपने संदेश में पीएम ने लिखा, नवरात्रि की महानवमी सिद्धि और मोक्षदायिनी मां सिद्धि दात्री की उपासना का दिन है। देवी मां से प्रार्थना है कि वे देश के मेरे हर परिवारजन को संकल्प की सिद्धि का आशीर्वाद दे। और प्रधानमंत्री ने अपने संदेश के साथ साथ मां सिद्धि दात्री की स्तुति से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया है। तो आप उस वीडियो का लुत्फ उठाइए और खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ एट 10 में इतना ही। नमस्कार। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्धकृत शेखरां कमल स्थितां चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनी सिद्धिदात्री यशस्विनी